नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 37, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। साथियों, पहला प्रश्न है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक बच्चे को अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाता है, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी संयोग। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, कोई बच्चे को हम कुछ भी सिखाने का प्रयास करते हैं, कोई भी अवधारणा उसको समझाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं सीख रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो सीख रहा है, तो ऐसा किसके लिए होता है? ऐसे होने का जो कारण है साथियों, परिपक्वता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। साथियों, परिपक्व होने के कारण वो बाद में सीख पा रहा है। जैसे आप सभी साथी अनुमान लगा सकते हैं, एक छोटे बच्चे को, कक्षा 5 के बच्चे को कक्षा 10 का पाठ्यक्रम यदि पढ़ाया जाए तो क्या वो समझ पाएगा? क्या वो उतनी क्षमता के साथ उस चीज़ को सीख पाएगा, आसानी से ग्रहण कर पाएगा? क्या एक छोटे बच्चे को हम जो कि 2-3 महीने का है उसको चलाना सिखाना चाहे तो क्या वो चलना सीख पाएगा साथियों? क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो उस चीज़ के लिए मैच्योर नहीं हुआ है जिसको हम उसे सिखा रहे हैं। तो परिपक्वता सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों। तो इस होने का जो कारण है हमारा परिपक्वता के कारण ऐसा होता है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जन्मजात एवं अर्जित, ऑप्शन बी स्वाभाविक एवं अर्जित, ऑप्शन सी स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, ऑप्शन डी दैहिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, गैरेट महोदय के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है और गैरेट महोदय ने प्रेरकों को जो वर्गीकृत किया है वो 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। साथियों, उन्होंने वर्गीकृत किया है दैहिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इन तीनों में वर्गीकृत किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आपको दैहिक की जगह जैविक प्रेरक भी देखने को मिल सकता है। आप सभी साथी इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि शब्द आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अभिप्रेरक। साथियों, प्रेरकों को और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया। जैसे मैस्लो के अनुसार अगर वर्गीकरण आपसे पूछ लिया जाए तो जन्मजात एवं अर्जित जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। इन्होंने 2 प्रकार के प्रेरक बताए थे। और स्वाभाविक एवं जो कृत्रिम प्रेरक है वो किसके द्वारा दिए गए थे? थॉमसन महोदय के द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया था। अगर साथियों आप इन वर्गीकरण को, इन प्रेरकों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इस कक्षा को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप इस कक्षा को देख सकते हैं। अगर वहाँ पर आप ये कक्षा देखते हैं तो आप प्रेरकों से संबंधित सभी प्रकार के डाउट आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से चिंतन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, ऑप्शन बी चिंतन तर्क प्रधान होता है, ऑप्शन सी चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी इस समय कक्षा देख रहे हैं। साथियों, हमारा ऑप्शन ए है, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। बिल्कुल, चिंतन का जो संबंध होता है वो वास्तविकता से होता है। चिंतन तर्क प्रधान होता है, बिल्कुल तर्क प्रधान होता है। और चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। साथियों, आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि किसी भी चिंतन का प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। बिल्कुल साथियों, कल्पना तो एक प्रकार से हवाई के लिए बनाना होता है, लेकिन जो कल्पना है उससे अधिक ज़्यादा चेतन मन होता है चिंतन में। तो आप सभी साथी ध्यान रखिए, चिंतन के लिए समस्या का होना आवश्यक है। जब समस्या होती है तभी चिंतन का प्रारंभ होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चिंतन की विशेषता नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी रीट की परीक्षा देता है और वह असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ।
यह उदाहरण है। ऑप्शन ए उदात्तीकरण, ऑप्शन बी प्रक्षेपण, ऑप्शन सी युक्तिकरण, ऑप्शन डी तादात्म्यकरण। साथियों ये रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित प्रश्न है और इससे संबंधित प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए, तो आप सभी साथी ध्यान रखें, धैर्य बनाए रखें। ये सभी रक्षात्मक युक्तियाँ मैं आपको विश्लेषित करते हुए एक शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी साथी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे बस, और चैनल को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा युक्तिकरण। साथियों युक्तिकरण युक्ति का प्रयोग करता है यदि कोई बालक असफल होता है और वह कहता है कि मैं इस चीज़ को चाहता ही नहीं था। युक्तिकरण में क्या होता है साथियों, इसमें जो बालक होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो किसी गलत व्यवहार को अपने को जो उसको लगता है कि ये उचित नहीं है, फिर भी वह उसको कुछ तर्क देके उचित ठहराने का प्रयास करता है। इसमें वह किसी युक्ति का सहारा लेकर जो भी कार्य वह करता है उसकी उचितता सिद्ध करने का प्रयास करता हुआ दिखाई पड़ता है। साथियों विभिन्न प्रकार के तर्क देता है जिससे कि वह अपने व्यवहार को उपयुक्त ठहरा सके। यहाँ पर बालक असफल हो रहा है तो वह क्या कह रहा है, मैं चाहता ही नहीं था कि मैं टीचर बनूं, मैं अध्यापक बनूं। तो ये क्या है, एक प्रकार से कहें अंगूर खट्टे। लोमड़ी के जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर के जो खट्टे होते हैं, अंगूर का खट्टा दिखाई देना, वो क्या है, एक युक्तिकरण से संबंधित है। साथियों और बाकी की जो युक्तियाँ हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम को अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए समस्या हल के लिए, ऑप्शन बी तथ्यों को याद करने के लिए, ऑप्शन सी घटनाओं को पहचानने के लिए, ऑप्शन डी अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका क्या आंसर हो सकता है। साथियों अधिगम के जो निर्मितवादी जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार यदि हम बात करें, निर्मितवादी जो उपागम है वो विद्यार्थी को ये कहता है कि वह अन्य के साथ सहयोग करके सीखे। एक प्रकार से सहयोग के माध्यम से वह सीखने पर बल देता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए वह प्रोत्साहित करता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना। ऑप्शन बी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ऑप्शन सी प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ऑप्शन डी सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी हर्बर्ट की जो पंचपदी योजना है उसका तार्किक जो क्रम है वो है, सबसे पहले आता है प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। आप ध्यान रखें कि आपको कई बार तुलना की जगह सहयोग देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के शब्द आप याद रखें क्योंकि पेपर में आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर सामान्यीकरण की जगह आपको नियमीकरण और अनुप्रयोग की जगह आपको देखने को मिल सकता है अभ्यास। तो हमारा ये उपयुक्त तार्किक क्रम है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव, ऑप्शन बी बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, ऑप्शन सी मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, ऑप्शन डी संक्रिया अनुकूलन स्किनर। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। साथियों इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है ये ढूंढना है आपको। पहला ऑप्शन है हमारा क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। साथियों जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है वो बिल्कुल पावलोव महोदय ने दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, आप सभी को पता है, इसे शास्त्रीय अनुबंधन हम कहते हैं। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल सही है। और इसमें मनोसामाजिक विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, आप सभी साथी ध्यान रखें, 8 अवस्थाएं बताई गई थी मनोसामाजिक सिद्धांत में एरिक्सन महोदय ने। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी है संक्रिया अनुकूलन, बिल्कुल स्किनर महोदय ने दिया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है बहुबुद्धि सिद्धांत। साथियों बहुबुद्धि जो सिद्धांत है गिलफोर्ड महोदय के द्वारा थोड़ी दिया गया था, ये जो सिद्धांत दिया गया था हमारा वो दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था साथियों,
हार्वर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया था बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसमें 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। आप सभी साथी ध्यान रखें साथियों, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जबकि गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी जो सिद्धांत था वो दिया गया था, जिसे हम त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत तो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? ऑप्शन ए उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसमें निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती है, उसमें उच्च आत्म क्षमता पाई जाती है, बिल्कुल। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं को समाधान करना, बिल्कुल ये क्षमता उसमें पाई जाती है, और उसमें उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होती है, न कि औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने पूछा है प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी नहीं है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, ऑप्शन बी पिछले बालकों के अध्ययन हेतु, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अध्ययन हेतु, ऑप्शन डी सामाजिक सर्वेक्षण हेतु। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों क्या आंसर हो सकता है इसका? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, केस स्टडी जो विधि थी इसमें मुख्यतः व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति या समूह का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो केस स्टडी विधि है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? आप सभी साथी ध्यान रखें, इसको हम व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? व्यक्ति इतिहास विधि। और इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? टाइडमैन महोदय थे साथियों। टाइडमैन महोदय इस विधि के प्रतिपादक थे, और इस विधि में भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक का अध्ययन किया जाता था किसी व्यक्ति विशेष का। इस विधि का जो प्रयोग करते हैं हम मुख्य रूप से समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, मानसिक रोगी तथा प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन हेतु किया जाता है, जिसे व्यक्तिगत रूप से उसी का अध्ययन किया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन ए समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ऑप्शन बी एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, ऑप्शन सी समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, ऑप्शन डी अध्यापक से बालक तक आती है। साथियों जो लर्निंग है हमारी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, अर्थात जो लर्निंग की जो नेचर है, जो प्रकृति है अधिगम की, वो एक सार्वभौमिक है। यहाँ पर जो सार्वभौमिक शब्द लिया गया है उससे क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो अधिगम है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, अर्थात समस्त प्राणियों में पाई जाती है। जो कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे कोई सा भी प्राणी हो, वो अपने जीवन में सीखता है, किसी न किसी रूप में वो सीखता ही रहता है। अर्थात प्रत्येक जगह पर जो प्रत्येक व्यक्ति सीखता है, यही हमारी सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम की। अर्थात कहीं भी व्यक्ति जन्म ले वो सीखेगा जरूर, चाहे कैसा भी प्राणी हो वो सीखता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। हम DRV टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान देवें। धन्यवाद साथियों।